जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपके सामने इतिहास की दूसरी क्लास की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, पहली क्लास में हमने बात कर ली थी कि इतिहास को किस तरह से अलग अलग चरणों में बांटा गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत की। तो भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, स्रोत क्या होते हैं? ऐसे साधन होते हैं जिनके आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं, लिखते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्रोतों को मेनली दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ इतिहास के स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। दोस्तों, ऐसे स्रोत जो लिखित में मौजूद होते हैं उन्हें बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत या लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी एविडेंसेस। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जो खुदाई से प्राप्त होते हैं या एक्सकेवेशन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इनमें कौन कौन से स्रोत आ सकते हैं? जैसे सिक्के या मोहरे। इसके अलावा इसमें आ सकते हैं अभिलेख। इसके अलावा इसमें भवन या स्मारक। इसके अलावा दोस्तों इसमें चित्रकलाएं आ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें अवशेष आ सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य आ सकते हैं या गैर धार्मिक साहित्य। तो दोस्तों चलिए साहित्यिक स्रोतों के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं या एक्सकवेशन करके प्राप्त होते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता या प्रागैतिहासिक काल के जितने भी इतिहास लिखा गया है उसमें ज़्यादातर स्रोत हमने पुरातात्विक स्रोतों का ही इस्तेमाल किया है उनका इतिहास लिखने का। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पहले देख लेते हैं कि पुरातत्व की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। दोस्तों, इसी का एक उत्तराधिकारी संगठन था जिसका नाम था ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसकी स्थापना 1861 में की गई और इसके पहले निदेशक बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। दोस्तों, अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्पेसिफाई करके तिलक मार्ग। दोस्तों,
ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सांस्कृतिक मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दोस्तों इस मंत्रालय का कार्य क्या है? ये पुरातात्विक खुदाई करती है, पुरातात्विक अनुसंधान करती है। इसके अलावा इसका एक और कार्य है, ये भारत की ऐतिहासिक विरासत का ऐतिहासिक विरासतों का रखरखाव भी करती है। तो दोस्तों पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ नोट करने वाली है, जहाँ पर ये एविडेंसेस रखे जाते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं संग्रहालय या म्यूजियम। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत में पहला म्यूजियम स्थापित किया गया था सन 1814 में कलकत्ता में। 1814 में कलकत्ता। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में है, आप जानते हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी है। दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है कि वो घटनाएं या ये पुरातात्विक साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है या इसकी उम्र कितनी है। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ जानना ज़रूरी है, कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक। दोस्तों कार्बन डेटिंग टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी अवशेष की उम्र का पता चलता है। अवशेष की उम्र का पता चलता है, आयु। दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका आविष्कार की अगर बात की जाए तो आविष्कार इसका सन 1949 1949 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक विलियर्ड लिब्बी, इन्होंने किया था 1949 में। दोस्तों शिकागो के रहने वाले थे, शिकागो। इसी तकनीक के आधार पर 1960 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ये कार्बन डेटिंग टेक्निक है क्या? कार्बन डेटिंग टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम किसी भी अवशेष की जीवित जो रह चुका था कभी, अगर उसका अवशेष आज हमें प्राप्त हो जाए तो उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। दोस्तों वो कैसे करते हैं? दरअसल जितने भी कोई हमारे पास एविडेंसेस होते हैं जो जैविक है या कोई वनस्पतिक है, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। दोस्तों जब तक ये चीज़ जीवित है तब तक इन दोनों की मात्रा बराबर होती है, लेकिन जैसे ही इस अवशेष की मृत्यु हो जाती है, इस जीव की मृत्यु हो जाती है, उसी समय से कार्बन 14 घटना शुरू हो जाता है। ये कार्बन 14 C14 कार्बन का एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। और इसी गुण के कारण इसकी संख्या घटती है या इसका नंबर, इसकी मात्रा उस अवशेष में घटनी शुरू हो जाती है। दोस्तों जब कोई अवशेष खोजा जाता है तो उस अवशेष में हम कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों का अनुपात देखते हैं, दोनों का अनुपात देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब ये जीवित रहा होगा उस समय कार्बन 12 और कार्बन 14 बराबर मात्रा में रहे होंगे, लेकिन जिस समय ये अवशेष प्राप्त हुआ है उस समय
कार्बन 12 तो उतनी ही मात्रा में प्रेजेंट रहेगा जितनी मात्रा में ये इसमें शुरू में था, लेकिन C14 घटकर इसका कुछ कम हो जाएगा मात्रा। दोस्तों एक और यहाँ पे जानना बात ज़रूरी है, C12 का जो अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल दोस्तों ये होता है 57-30 वर्ष। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन 14 जो तत्व है उसकी मात्रा 5730 वर्ष में आधी हो जाती है। जो इनिशियल अमाउंट था, जो इसका शुरुआत का मात्रा थी, वो घटकर आधी रह जाती है 5730 वर्ष में। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कैलकुलेट करके ये निकाला जा सकता है कि इस अवशेष की आयु इस समय कितनी रह गई होगी। आगे बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन सी वस्तुएं आ सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्के या मोहरे। दोस्तों सिक्के या मोहरें जो होती हैं वो किसी भी समय का इतिहास लिखने में, उस इतिहास के बारे में जानने में बहुत मददगार होती हैं, क्योंकि इन सिक्कों से ही हमें ये पता चलता है कि जिस समय के वो सिक्के हैं उस समय की राजनीतिक सामाजिक स्थितियां क्या रही होंगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर बात की जाए तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी अधिकतर इतिहास की जानकारी हमें मोहरों से और पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी टेराकोटा नाम के पदार्थ से बनती थी, टेराकोटा या सेल खड़ी। इसके अलावा कुछ मोहरें कांसे की भी बनी थी। कांसे दोस्तों, कांसे क्या होता है? कांसे एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टिन से मिलकर बनाई जाती है। कुछ मोहरें कांसे की भी बनी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हमें हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें एक मोहर है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक क्या होता है दोस्तों? आप जानते हो, ये एक साइन होता है जो इस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह की मुद्रा हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक को बहुत ही पवित्र मानते थे। और दोस्तों इसे सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा हमें एक और मोहर प्राप्त हुई है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें पशुपति शिव जैसी ही एक आकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति है, उसके 2 सींग हैं और उसके चारों तरफ पशुओं का एक ग्रुप है। इसके अलावा अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता, दोस्तों वैदिक सभ्यता से कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है, निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हुए, लेकिन एक शब्द मिला था निष्क। ऐसा माना जाता था कि ये निष्क शायद कोई मुद्रा रही होगी, शायद कोई मोहर रही होगी, लेकिन दोस्तों ये मुद्रा या न होकर के एक आभूषण था। आभूषण। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता में निष्क क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन में आभूषण आपको लगा देना है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए वैदिक सभ्यता के बाद, तो मौर्य काल में भी मुद्राओं का बड़ा योगदान रहा है। मौर्य काल में मुद्राएं जो थी दोस्तों, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मुद्राएं जारी की गई थी। सर्वाधिक मुद्राएं
दोस्तों सर्वाधिक मुद्राएं मौर्य काल में ही जारी की गई थी। इसके अलावा मौर्य काल में अशोक के समय कुछ मुद्राएं जारी की गई थी, कुछ अभिलेख भी जारी किए गए थे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों इसके अलावा पूछा जा सकता है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए? तो दोस्तों सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए गए थे कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण शासकों के द्वारा। दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुषाण शासकों में शिव नंदी अंकित सिक्के किसने चलाए? तो दोस्तों कुषाण शासकों में शिव नंदी अंकित सिक्के चलाए थे कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। दोस्तों एक और कुषाण राजा हुए हैं बड़े प्रसिद्ध, कनिष्क। दोस्तों कनिष्क जो शासक थे उन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में डिटेल में। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते थे, तो इसलिए इन्होंने भगवान बुद्ध अंकित चलाए। दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में सिक्के किन शासकों ने चलाए? तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। दोस्तों गुप्त शासकों से दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके दो बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं, एक है चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। कहीं कहीं इनका नाम आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी मिल सकता है, विक्रमादित्य भी मिल सकता है। दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने एक सिक्का चलाया, दीनार था, दीनार। दोस्तों आज के समय में दीनार देश की मुद्रा है, आपको पता है ईरान देश की मुद्रा है दीनार। तो इन्होंने दीनार नाम का सिक्का चलाया जो सोने का था। दोस्तों इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने रूपक नाम का सिक्का चलाया, रूपक। दोस्तों ये भी चांदी का सिक्का था। दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो शीशे के सिक्के, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है शीशे का सिक्का। दोस्तों शीशा एक धातु होती है जिसे लेड भी कहा जाता है। शीशे का सिक्का सातवाहन शासकों ने चलाया। सातवाहन शासकों ने चलाया। इसके अलावा इन्होंने पोटीन का सिक्के भी चलाए थे। दोस्तों पोटीन ये भी एक पदार्थ होता है। आगे बात करते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको पता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1191 और 1192 में भारत के उत्तरी क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उसके बाद कुछ दिनों तक उसका शासन उस हिस्से पर रहा था, 1206 तक लगभग। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए उस पर लक्ष्मी जी की आकृति अंकित थी। दोस्तों इसके अलावा मोहम्मद गौरी के बाद सल्तनत काल के बारे में अगर बात की जाए
सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए हैं, सल्तनत काल अब आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उनमें से काफ़ी शासकों ने अपने सिक्के जारी किए हैं जिनसे उनके बारे में हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे सल्तनत काल के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो उन्होंने सुल्तान के नाम से कोई सिक्के भी जारी नहीं किए। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं इल्तुतमिश, इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के जारी किए थे दोस्तों। एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का। दोस्तों इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक और सिक्का जारी किया जिस पर टकसाल अंकित थी, टकसाल की आकृति। टकसाल दोस्तों, टकसाल एक ऐसी जगह होती है जहां पे सिक्कों की ढलाई की जाती है। सिक्का ढलाई की जाती है। दोस्तों सल्तनत काल में ही एक और शासक हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, इन्होंने जो सिक्का जारी किया था उसका नाम था अदली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदली नाम का सिक्का किस शासक ने जारी किया। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सिक्कों पर कलमा अंकित किया था। कलमा इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो कलमा अंकित करने की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर की थी। बाद में हम जानेंगे कि औरंगजेब ने इसे समाप्त भी करवा दिया था। दोस्तों इसके बाद अगर देखा जाए मुगल काल, तो मुगल काल में भी कई इंपॉर्टेंट सिक्के जारी किए गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अकबर। तो दोस्तों सम्राट अकबर ने कई सिक्के जारी किए जिनमें से एक पर बाज अंकित था, एक पर राम सीता, राम सीता जी की आकृति भी अंकित की। दोस्तों इन्होंने सोने के कुछ सिक्के जारी किए थे। दोस्तों 3 तरह के सिक्के इन्होंने जारी किए हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो थी, एक का नाम था मोहर, दूसरे का नाम था इलाही और एक संशव। दोस्तों मोहर, इलाही और संशव नाम के सिक्के, सोने के सिक्के अकबर ने जारी किए थे। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए मुगल काल में ही जब हुमायूं, इससे ठीक पहले जो हुमायूं इनके पिताजी थे अकबर के, तो हुमायूं को हराकर कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी भी मुगल गद्दी पर आसीन हुआ था, जो लगभग 1545 तक के काल में था। दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन्होंने अशरफी नाम का सिक्का जारी किया था, अशरफी। और दोस्तों ये चांदी का सिक्का था। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने ही रुपया मुद्रा का चलन किया था, रुपया मुद्रा। दोस्तों इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो रुपया था वो कितने ग्रेन का था। तो दोस्तों 178 ग्रेन का सिक्का था ये, 178 ग्रेन, जिसका लगभग भार ग्राम में 12 ग्राम के आसपास होता है। 12 ग्राम एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन लगभग 12 ग्राम का ही होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर मुगल काल में देखे जाए तो जहांगीर, दोस्तों जहांगीर ने भी एक सिक्का जारी किया था जिसमें वो हाथ में शराब का
प्याला ले आए दिखाई देता है। इसके अलावा जहांगीर ने एक और सिक्का जारी किया था, उसका नाम था दोस्तों निसार। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निसार नाम का सिक्का किसने जारी किया, तो निसार नाम का सिक्का जहांगीर ने जारी किया। दोस्तों इसके अलावा एक और बादशाह हुए हैं बड़े फेमस, शाहजहां। शाहजहां, ये वही शाहजहां हैं जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। दोस्तों इन्होंने भी एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम था आना। आना दोस्तों, ये आना एक सिक्का था जिसे शाहजहां ने जारी किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगज़ेब की, मैंने पहले भी बताया था कि औरंगज़ेब ने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिस पर कलमा नहीं था, कलमा लिखना बंद करवा दिया था। तो दोस्तों सिक्कों के बारे में इतनी जानकारी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देखेंगे अगले